अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख टोरंटो 360 इकोनॉमिक टाइम के साथ। आज हमारे साथ पाकिस्तान की सनत और इंडस्ट्री से वाबस्ता एक मारूफ शख्सियत मौजूद हैं जिनका एक ख़ास मकाम है। वो किसी भी मैदान में हो, गुज़िश्ता 10 साल से वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर अपना बड़ा फ़ाल किरदार नज़र करते हुए आ रहे हैं। बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। उन्होंने EWL इंडस्ट्री के समेत वनस्पति एसोसिएशन हो या किसी भी एसोसिएशन से ताल्लुक़ हो उनका, उन्होंने अपना एक पार्ट प्ले किया है। हमारे गेस्ट हैं आज के मियां मोहम्मद अहमद साहब। मियां साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। मियां मोहम्मद अहमद साहब जो है पैटर्न इन चीफ हैं बिन कासिम एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। बहुत बड़े मीडिया ग्रुप पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बड़ा अच्छा वाइटल रोल प्ले कर रहा है मीडिया ग्रुप के अंदर 92 टीवी चैनल, उनके डायरेक्टर भी हैं। मियां साहब ने जहां एक तालीम हासिल की है वहीं लोगों को बहुत सारी नई चीज़ों से रोशनास करा है। EWL इंडस्ट्री हो या पेपर इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो या स्टील हो, शिप ब्रेकिंग हो, एनर्जी हो या डेयरी इंडस्ट्री हो, हर सेक्टर के अंदर मियां साहब ने अपना बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। हम मियां साहब से मालूम करना चाहिए कि मियां साहब पाकिस्तान की EWL इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है मलेशिया, इंडोनेशिया और कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, उसकी मालियत कितनी है। क्या पाकिस्तान के दरामदी बिल के बढ़ते हुए दरामदी बिल को कम करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से मलेशिया, इंडोनेशिया समेत जिन भी ममालिक से जो जो चीज़ें दरामद करता है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, उनकी वहाँ बरामदात के लिए पाकिस्तान की किन मसनूआत पे फोकस किया जा सकता है ताकि पाकिस्तान का जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस कायम हो सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट बिल यानी दरामदी बिल बढ़ता जा रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। मौजूदा हुकूमत इमरान खान की क़यादत के अंदर अपने 2 माह की मुद्दत पूरी करने जा रही है और इस मुद्दत के दौरान बहुत सारे नए इंकशाफात हो रहे हैं। लोगों ने जाली अकाउंट्स बना के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन किए। अभी हाल में इकबाल अराई साहब का केस ताज़ा अभी हमारे सामने आया है। एक मुर्दा शख्स जो 4 साल कबल कराची के अंदर वफात पा चुका है, उसके अकाउंट के अंदर 4 अरब 60 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क की दौलत लूटी? अब वो इसको छुपाने के लिए मरे हुए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कबल फालूदा वाला, रक्शे वाला, महकमा सेहत से वाबस्ता एक आम सी खातून बेचारी जो नौकरी कर रही थी, उनके अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। क्या नेब का घेरा तंग होता जा रहा है और लोग घबरा रहे हैं? हम मियां साहब से मुल्क की सियासी, तुजारती और समाजी सूरत हाल से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मियां साहब से मालूम करके, मियां साहब मुल्क की मौजूदा सूरत हाल कहाँ देख रहे हैं आप? इस वक्त मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है इमरान खान की क़यादत संभालने के बाद? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे मौका दिया और पाकिस्तान के ऊपर ब्रीफ आपने मुझे उसकी तिजारत पर, उसकी सियासत पर और उसके आजकल के चलने वाले इकनॉमिक इशू के ऊपर मुझे बात करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। और बिल्कुल आपने ये जो सवाल उठाया कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं, सबसे पहले मैं 1 बाय 1 आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा। जो आपने कहा कि हमारा दरामदी बिल बहुत ज़्यादा है और हमारे बरामदी बिल के मुकाबले में, बिल्कुल बात सही है। इससे पहले की हुकूमतों ने भी हमेशा ये राग आप सुनते रहे हैं कि हमको अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इंपोर्ट बिल को कर्टेल करना चाहिए। जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है इंपोर्ट, वो तो इंपोर्ट होगी ही और वो उतनी इंपोर्ट जारी रहेगी, बल्कि हो सकता है उसमें जिस तरह से हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है शायद उसमें इजाफा हो। EWL ऑयल के हवाले से ही बात करूँगा कि सबसे पहले EWL ऑयल के अंदर हमारी जो सनत है ये इस वक्त तक 3 मिलियन टन EWL ऑयल इंपोर्ट करती है, जो कि 80% इंडोनेशिया से और 20% मलेशिया से है, जिसके अंदर ये सालाना है। इसके अंदर RBD पाम ऑयल और पाम ऑलिन इसके अंदर दोनों आते हैं और दोनों का रेशो 50-50% है। और ये सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है जो पाकिस्तान के अंदर दरामद किया जाता है। जिस तरह से चाय है, पान है और चाय की पत्ती, पान और ये EWL ऑयल, इसके साथ साथ पेट्रोल, ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं और इसकी वजह से इंपोर्ट बिल कर्टेल होता है। और इसकी तकरीबन जो सालाना है 2 बिलियन US डॉलर्स की इसकी टोटल इंपोर्ट है पाकिस्तान में, जो कि एक बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट है जिसके ऊपर हमारा लगता है। अब आपका सवाल ये है कि ये तो इंपोर्ट होगा क्योंकि ये मुल्क के अंदर इसकी पैदावार आसान नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं और लैंड इश्यूज़ हैं, वरना ये इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट ना होता, हमारे यहाँ ही बन रहा होता।
इसके मुतबादिल हम क्या चीज़ हमारे मुल्क में ऐसी हो जो कि हम एक्सपोर्ट करके इस इंपोर्ट बिल को बराबर कर दें या इसको कम कर दें या हम इसको बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क है और यहाँ पर ज़राअत है, ज़राअत के शोबे में बहुत तरक्की होने की ज़रूरत है। बेसिकली हमारा जो बेसिक इशू है कि तालीम का फुकदान है और हमारे पास लैंड होने के बावजूद हमारे पास शऊर नहीं है कि हमने कौन सी फसलों को किस टाइम के ऊपर हमने उसको उगाना है और उसकी हिफाजत कैसे करनी है, क्या इकदाम और उसके क्या इकदाम हो सकते हैं। और हुकूमत का इस सिलसिले में कोई सर्वे नहीं है। पिछली गुजारी बात है तो 2 महीने हुए, अभी इनको मरूज इल्ज़ाम ठहराना मैं समझूंगा कि बिल्कुल गैर मुनासिब बात होगी। लेकिन आज तक 70 सालों में जो पाकिस्तान में होता रहा है वो यही होता रहा है कि आज तक किसी ने इस बारे में तवज्जो नहीं दी। हाँ जी, लैंड मौजूद है, आप ये उगाओ, क्या उगाओ, किस मौसम में उगाओ, कितना उगाओ, उसकी फर्टिलाइज़र कौन सी होनी चाहिए, किस में उसकी अफजाइश बेहतर है, ये सब एक पूरा मालूमात का एक बहुत वसी रिसर्च पे फुकदान जी, वो बिल्कुल फुकदान है। और जो हम क्वालिटी बना भी रहे हैं, हम जिस तरह मुर्गियों को ले लीजिए, अब हम मुर्गियों की अफजाइश करते हैं कि उनको ऐसा खाना खिला दिया जाए कि 4 से 5 तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर पूरी मुर्गी 2 किलो की तैयार हो जाती है। वो तैयार तो हो जाती है लेकिन उसके दूरस्थ जो असरात हैं वो हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर पड़ते हैं। जाहिर बात है जो चीज़ हम उनको खिला करके एकदम बड़ा कर रहे हैं वो उससे हमारे हार्मोन्स के अंदर फ़र्क पड़ता है। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो जाती है, वक्त से पहले जवान हो जाती है और इसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, इससे बीमारियां जन्म लेती हैं। इसी तरह से अगर हम ज़राअत की बात करें तो जो हमारी क्रॉप्स है, जो उसको मिलने वाला पानी है वो इतना गंदा और फजला है। जाहिर बात है जो आप बो रहे हैं वही आप काटेंगे, तो जो आप काटेंगे तो वो दिखाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का इसके अंदर अफजाइश हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने की, समझने की ज़रूरत है। उसके एरिया मुकर्रर करने की ज़रूरत है कि किस एरिया के अंदर गंदम कब लगे, गन्ना कब लगे, मुल्क की कितनी पैदावार की ज़रूरत है, गन्ना ज़्यादा ना हो जाए, ताकि चीनी की कीमत का भी इसमें ख्याल रखना चाहिए, ताकि सब लोग कमाएं, सब रहें, किसान भी खुशहाल हो, उसको भी ग्रोअर को पेमेंट पूरी मिले, उधर से मिलों की अफजाइश पूरी हो कि भाई वो इतनी हद तक सेल कर सके, हमारी एक्सपोर्ट हो। जिस तरह हमारी शुगर केन है, अगर हम उसको सही तरीके से उसको फाल बनाएं कि हमने कितनी इस साल एक्सपोर्ट करनी है, उस हिसाब से हम गन्ने को उगाएं, हम उतनी चीनी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके मुतबादिल हम गंदम में, हमारा बहुत अच्छी हमारी गंदम होती है, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्याज हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, हमारा बहुत बड़ा एक इंपोर्ट बिल इंडिया से हमारा लगता है। हम अपने मुल्क के अंदर प्याज की अफजाइश कर सकते हैं, प्याज है, आलू है, ये तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं। हमारी सब्जियां दुनिया के अंदर बेहतरीन सब्जियां, हमारी हरी मिर्च है, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, लेकिन हमारे पास उसको बनाने का और उसको एक्सपोर्ट करने के वो ज़राए नहीं कि हम उसको किस तरह से, किस टेम्परेचर के ऊपर हम उसको चिल करें, कैसे हम उसके एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें सोचने की मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा। माजी में भी देखा गया है कि माजी की हुकूमतों का भी फोकस जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर तक महदूद रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर को ऑब्लाइज करने के लिए टेक्सटाइल पैकेज अनाउंस किया जाता है, लेकिन क्या ज़रई शोबा और हाउसिंग इंडस्ट्री और दीगर शोबे जो हैं उनको ऐसा लगता है कि निगलेक्ट किया गया है? आप इस बारे में क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा निगलेक्ट किया गया, मैं कहूँगा कि एक आम सा सवाल है कि उसको कह देना बहुत आसान है कि टेक्सटाइल के शोबे के अंदर अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो इतना हमारा बिल कर्टेल हो जाएगा। बेशक बात आपकी सही है, बहुत सारी और भी अशिया हैं, लेकिन टेक्सटाइल एक आम चीज़ नहीं है। टेक्सटाइल की सनत को अगर आप गौर करें तो ये फुटी से लेकर के इसका सबसे पहला काम क्या, यान बनना है। अब यान एक बेहतरीन है, अब हम वो भी फुटी भी हम यहाँ से अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना बड़ा उसका बिल है। हमारे मुल्क के अंदर अफजाइश क्यों नहीं हो सकती? अगर करते हैं तो हमारे किसान जो है वो खुशहाल हो सकते हैं। और टेक्सटाइल के शोबे से ही है, जारी बात है, खाड़ी का काम है, हाथ का काम अगर आप देखा जाए फिगर के कपास की बहुत बड़ी पैदावार जो है वो इंडिया में हो रही है और हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं अर्ज यही कर रहा हूँ कि जो चीज हम पैदा कर रहे हैं उसकी वो क्वालिटी पैदा नहीं कर रहे हैं। हमको वो क्वालिटी पैदा करने की जरूरत है। और इसके साथ जिस तरह आपने कॉटेज इंडस्ट्री की बात की, आपने छोटी इंडस्ट्री की बात की, आपने घरेलू दस्तकारी की बात की, टेक्सटाइल एक ऐसी सनत है काफी वास्ट है। और मैं समझता हूँ कि घर के अंदर भी आप में मीनाकारी का काम है, ये कपड़े के ऊपर ही होता है। और कपड़ा कैसे बनता है? यान से बनता है। यान कहाँ से बनता है? पुट्टी से बनता है। तो उसकी अफसाइश, उसकी क्वालिटी, उसकी देखभाल, उसकी देख रेख वो किस चीज़ से पैदा होती है। अगर हम बाहर से उसको मंगाते भी हैं तो फिर हमें उसकी वैल्यू एडिशन करके उसको बाहर भेजने की भी ज़रूरत है, ताकि वो चीजें आपकी कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसके अंदर। आपका कहना ये है कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे फोकस किया है तो वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही रखा हुआ है। नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों पर भी और करना चाहिए, सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं है। जिस तरह वो समझते हैं कि अगर टेक्सटाइल के बिल को कर दिया तो यही हमारी एक्सपोर्ट काफी है, ऐसा नहीं है।
मैं एक्सपोर्ट की तरफ बात करते हुए कहता हूं कि जिस तरह से अगर हम कैनोला सीड या सोयाबीन सीड जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसकी बाई प्रोडक्ट क्या है? उसकी बाई प्रोडक्ट है मील, उसकी बाई प्रोडक्ट है तेल। तो सोयाबीन तेल हमको बाहर से इंपोर्ट बंद कर देनी चाहिए, ताकि एक तो उसका बिल कम होगा और उससे उस सनत को इजाफा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, नई सनतें लगेंगी, क्योंकि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे आप तेल को क्रश कर रहे हैं और उसकी बाई प्रोडक्ट क्या बन रही है? वो मील बन रहा है। मील मुर्गियों की फीड है। ये मील एक्सपोर्ट हो सकता है, ये मील से अफजाइश हो सकती है, एक्सपोर्ट हो सकता है चाइना, और बहुत बड़ा बिल है। जितना बड़ा बिल आपकी इंपोर्ट का या एडिबल ऑयल का होता है, उतना ही आप एक्सपोर्ट भी इससे ले सकते हैं, लेकिन आप आप फायदा नहीं ले रहे। क्या वजूहत है कि आज चाइना ने दुनिया भर से खाम माल उठाया, यानी रॉ मटेरियल, और आज वो दुनिया के अंदर इकोनॉमिक वॉर है और राज का राज अमेरिका खौफजदा है चाइना से। आप चाइना को किसी ज़माने में जनरेटर और बायोसेक्टर एक्सपोर्ट करते थे, आज आप चाइना के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। तो क्या वजूहत है, आप प्राइवेट सेक्टर भी चाइना की तर्ज पे या चाइना की जिस अंदाज है उसको क्यों नहीं अपना पाया? उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह फिर कहूँगा 70 सालों का कसूर है। हमारी पानी, बिजली, गैस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस कदर ज़्यादा है, आपके अफरात ज़र के हालात इस कदर ज़्यादा हैं, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी पॉलिसीज़ के अंदर। हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस कदर मैं कहता तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि उसके अंदर वो एक तसलसल पैदा नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल मैं अभी रिसेंटली अभी आपने बताया 2 माह की बात हुई है, अभी आप देखिए कि इनकी हुकूमत आने से पहले जो निगरान हुकूमत थी, 105 रुपए से डॉलर 126 के ऊपर जाके तजावज़ किया। अब 126 से 137 और अब जाकर के 134 रुपए, 133 रुपए, इंटरबैंक ओपन मार्केट 134 रुपए के करीब है, जो कि भी सुन रहे हैं कि मजीद उसमें इजाफा होगा। ये डायरेक्टली महंगाई में इजाफा कर रहा है। इसके मुकाबले के अंदर अब इसके साथ साथ क्या चीजें बढ़ी? आपका पेट्रोल बढ़ा, आपका बिल बढ़ा, आपका इम्पोर्ट, आप देखें कि आपकी एक्सपोर्ट कम है और आपका इम्पोर्ट ज्यादा है। तो इसके ऊपर बहुत सोच समझ के, आपके कर्जों का सूद और कर्जे भी इसके ऊपर ज्यादा है, इसके ऊपर काफी सोच समझ के काम करने की जरूरत थी, ग्रेजुअली बढ़ने की जरूरत थी। ये जो 10 से 12 रुपए या 15 रुपए की जो इन्फ्लेशन है, ये ग्रेजुअली अगर आती तो ज्यादा बेहतर था। अब वो एकदम आ गई। अब उस एकदम आने की वजह से जो है वो एकदम इंतशार फैल गया पूरे मुल्क के अंदर। साथ ही साथ आपने साइमल्टेनियसली बिजली, गैस और इस तरह के पेट्रोलियम की आपने मसनूआत के बिल बढ़ाए। आपने कहा कि गरीब आदमी और आम आदमी के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि इसका डायरेक्ट बोझ किस सारिफ के ऊपर जा रहा है? अवाम पर जा रहा है। तो अगर ये अवाम पर जा रहा है तो आप अवाम को रिलीफ कर दे रहे हैं, अवाम के साथ तो आपने किया है। इसका आपने एक वाज़े असर जो है अभी बाई इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर आपने देखा है, वो आपको इसका असर नजर आया है। अगर ये मजीद 1 महीने के बाद होते तो इससे भी वर्ष नतीजा होना था, क्योंकि गैस के बिल और बिजली के बिल लोगों के घरों तक पहुंच जाने थे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बेशक ठीक है इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस का सामना है, लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि सिर्फ टेक्सटाइल की सनत ही अकेली ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर गौर किया जाए। हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर दीगर शोबाजात के ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा मिर्ज़ा, ये बताइएगा, हम हुकूमत को तो मुरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि गवर्नमेंट की सतह पे ये हुआ, माजी की गवर्नमेंट ने ये क्या, इस वजह से पॉलिसी। प्राइवेट सेक्टर ने, आप समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा की? क्या EU जो पाकिस्तान को जो मिला था टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर, यूरोपीय यूनियन की जानब से रिलीफ मिला था, उस एक्सपोर्ट उसको अवेल कर सका? EU पैकेज को पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर अवेल कर सका? दूसरा, प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान FPCCI जो तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशन की नुमाइंदगी करता है, इसके अलावा कराची चैम्बर है, दीगर चैम्बर्स है, लाहौर चैम्बर है, एसोसिएशन है, आपकी अपनी एसोसिएशन है, और बहुत सारी एसोसिएशन है, बिन कासिम समेत, फेडरल बी एरिया है, नॉर्थ कराची है, नकाटी है। क्या एसोसिएशंस में जो मौजूद ताजिर बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं या फेडरेशन की सतह पर, क्या उन लोगों ने, प्राइवेट सेक्टर ने अपना पार्ट प्ले किया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। GSP प्लस का हमको मिला, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान को ये पिछली हुकूमत का एक सहरा उनके सर जाता है कि उन्होंने इसके ऊपर कोशिश की, लेकिन इस कोशिश की सिर्फ कोशिश एक हद तक की रही कि उसको लिया जाए। उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसको कौन देखेगा? अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे बताइए कि एक चीज़ अगर हिंदुस्तान से आपको मिल रही है 10 रुपए की और आपकी कॉस्ट के साथ वो चीज़ आपको पाकिस्तान से पड़ रही 11 रुपए की, चाहे आपके पास GSP प्लस का वो मौजूद है, आप 10 की लेना चाहेंगे या 11 की? इसके लिए ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले भी कहा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का कम होना। हुकूमत ने GSP प्लस की तरफ तो तवज्जो दी, अल्लाह का शुक्र है वो तो पाकिस्तान को मिला, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं किया। इस हुकूमत ने आते साथ ही उस तरफ गौर किया, उस तरफ तवज्जो दी। ये इसने एक अच्छा काम किया, इसने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कमी की,
जैसे कि जो चीज़ एक्सपोर्ट होनी है तो उसके ऊपर गैस के बिलों का टैरिफ को मुस्तहकम रखा गया, बल्कि कम किया गया, उनके ऊपर बोझ नहीं डाला गया। ये रिक्वायरमेंट अगर पहले पूरी हो जाती तो शायद हम जीएसपी प्लस का पूरा फ़ायदा उठा सकते। आप बिल्कुल, आपके पास ये रिबेट्स नहीं है, लोगों को रिफंड्स नहीं मिले, उनकी चीज़ें नहीं मिली। ज़ाहिर बात है आपका पैसे का इनफ्लो हुकूमत जितना नहीं होता आम आदमी का। आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की, बेहद कोशिश की, हर जगह जाए कोशिश की, एफपीसीसीआई ने, चैम्बर्स ने, तमाम लोगों ने मिलकर हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दूसरे सेक्टर्स की तरह इस तरफ भी हुकूमत ने इधर की सुनते ज़रूर थे, कहते भी थे, इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान शुरू से रहा है, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी को लेते हुए आप कहें, चाहे आप हमारी हुकूमत के नुमाइंदों को लेते हुए, हमारे मेंबर ऑफ नेशनल असम्बलीज़ की बात में अगर करूं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके बिल्कुल नॉलेज नहीं होती कि भाई उनके इलाके में क्या हो रहा है और किस तरीके से वो इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो पीछे और सुस्त रफ्तारी का शिकार हो गया। अच्छा मियां साहब, मैं आपकी तवज्जो एक बात पर दिलाना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के असर रसूख इस हद तक गिर चुके हैं, जैसे आज इंडिया के अंदर उसका बजट जो है वो फिकी की माउनत से बनाया जाता है, फिकी की ताउन से बनाया जाता है। अमेरिका के अंदर एक थिंक टैंक है बिजनेस कम्युनिटी के, जो टाइकोन है उनकी मदद से जो है वो एक थिंक टैंक बनाया गया है। वो थिंक टैंक जो मशवरा देता है, गवर्नमेंट मजबूर होती है उस पर अमल दरामद करने के लिए। क्या पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी अपना वकार खो चुकी है? क्या बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हुकूमत के दरमियान जो राब्ते हैं उनमें कोई फुकदान है, कोई ब्रिज का रोल प्ले नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट को इस चीज पे मजबूर कर दिया जाए कि जो ताजिर बरादरी ने तजावीज दी उसके अलावा बजट उससे आगे पीछे नहीं होगा? सवाल काफ़ी चुभता हुआ पूछा है आपने और असल मुद्दे की तरफ छेड़ दिया है आपने। खैर, जवाब इसका थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, चूँकि मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो तो बयान करनी है। इस सिलसिले में सर कसूर हमारा भी है और कसूर हुकूमत का भी है। वो फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा किस चीज़ का कि जब हमारे लोग मिलते हैं तो वो असल मुद्दे, वो कहते हैं भाई 4 मुद्दे हैं, आप 2 की बात करें, इनमें एक का काम हो गया, एक का नहीं हुआ। तो हम सही मुद्दा पेश भी नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं तो हम तारीफ़ों के पुल ज़्यादा बांध देते हैं कि भाई आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने इतना किया, वो किया। हम असल मुद्दे से हट जाते हैं और वो हम आखिर में 2 लाइनों की बात करके साइड पे हो जाते हैं, जबकि हमको कहना चाहिए सबसे पहले ये बात और इसको आप अमल दरामद करें। दूसरा आपने सवाल किया कि जैसा फ़िकी है या जैसा थिंक टैंक है, वो ये बनाते तो हैं कि भाई हमारे लोगों से वो राय लें, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ये हुकूमत की तरफ से फुकदान है। उम्मीद करता हूँ कि इस हुकूमत के अंदर अब सही तरह से टेक्नोक्रेट्स आएंगे, सही तरीके से इस बात की तरफ तवज्जो देंगे, और अब उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले जिस चीज़ पर जोर दिया है, बिजनेसमैन की एक तंजीम बनाई है और एक उन्होंने तमाम लोगों को उसके अंदर लिया है और उनकी बिल्कुल उसको बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल का नाम दिया, जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा ज़रूर होगा और अब शायद तब्दीली आएगी और अब उनकी बात को अहमियत दी जाएगी। पहले बात उनकी सुनी जाती थी लेकिन अमल दरामद नहीं होता था। उसके अंदर जारी बात है वो खुद एक बिजनेस माइंडेड लोग होते थे, वो अपने जो उनके ज़ाती मफादात होते थे उनको आगे रखते थे, और यानी मैं समझता हूँ कि उसमें हुकूमत को और हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान को जैसे फ़ायदा हो, उन चीज़ों को फ़ायदा ना देखते हुए वो ज़ाती फ़ायदे की तरफ बात जाती थी, इसलिए उस पर अमल दरामद नहीं होता था। अब शायद पाकिस्तान का दर्द रखने वाले हुक्मरान आ गए हैं, अल्लाह मियाँ करे कि इसमें तब्दीली आए और जो वो हमसे राय लेते हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी करें। नाज़रीन, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला मियां मोहम्मद अहमद साहब के साथ जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as the miracle tree and provides real benefits for your body, as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it. Assalamu alaikum. My name is Samir Jisri. I immigrated from Syria 27 years ago, and I had a vision. I work as a humanitarian worker, and I'm running for city councilor
in the city of Mississauga for Ward 7. Alone, I cannot do it, but together we can. City of Mississauga is a diverse city. 57% of Mississauga is diversities, while in the council chamber, it is not diversity at all. We can make it, and I could magnify your voices in the city of Mississauga and make things better in Mississauga. I'll be tackling safety issues. I'll be tackling living issues such as Ontario housing, LRT, transportation, and other issues. But again, with your support, with your vote to help me, we can make it, and you could put me in the city of Mississauga for you, for your voice to be heard. Thank you. Hey guys, it's me Shoaib Akhtar. I'm coming to Canada from 1st till 5th of November for Human Concerns International Fundraising Tour. Human Concern International is saving life globally since 1980. Please do come join us for this noble cause from 1st till 5th of November. Please buy your ticket as soon as possible. I will see you guys very soon in Canada. Love you all. Take care. Bye. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Want to be updated when a new project launches? Then join our database today and never miss out on the latest projects. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ मियां मोहम्मद अहमद साहब मौजूद हैं। हमने अभी बात की कि हुकूमत जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है वो शायद दर्द महसूस कर ले, ताजिर बरादरी की एक एडवाइजरी कौंसिल भी बना दिए। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि वफाकी वजीर ख़जाना असद उमर साहब ने जो है वो 5 इंडस्ट्रियल एरियाज़ को जो है वो बिजली की कीमतों में मराद देने का फैसला भी किया है। उन यूनिट्स को मराद देंगे जहाँ पर एक्सपोर्ट के दायराकार को बढ़ाया जाए ताकि हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो सके। किसी तरह पाकिस्तान की गिरती हुई एक्सपोर्ट का जिम्मेदार कौन है? माजी की हुकूमत है या मौजूदा हुकूमत? रुपए की आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो 134 ओपन मार्केट के अंदर है और मजीद जो है वो तवक्का लोगों को कहना है कि आलमी फंड यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जानिब से जो है वो मालियाती इदारे की जानिब से एक प्रेशर भी है। उस प्रेशर के तहत जो है वो डॉलर की कीमत मजीद बढ़ेगी, रुपए की कीमत में गिरावट पैदा होगी, इन्फ्लेशन का इजाफा होगा। क्या एक आम आदमी मुतासिर होगा? इमरान खान ने जो मौजूदा वजीर आज़म है वो इस बेस पर आए हैं कि उन्होंने उनकी माजी की जो तकारीर है उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि हम कुछ भी हो जाए IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन मजबूरी है IMF के पास जाना, क्या दूसरा कोई ऑप्शन है? हम मियां अहमद साहब से मालूम करेंगे कि मियां साहब क्या मौजूदा हुकूमत जो है उसकी जो अब तक की कारकर्दगी है उससे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी किस हद तक मुतमईन है और वो क्या देख रहे हैं आगे पाकिस्तान का फ्यूचर जो है
वो मज़ीद इसके अंदर मौजूदा गवर्नमेंट को अगर मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान के फ्यूचर को, पाकिस्तान की कौम के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? जी मियां साहब। जी बिल्कुल, आपने सही बात की तरफ तवज्जो दिलाई। जिस तरह से गिरता हुआ पाकिस्तानी रुपया और उसकी साख, ये पिछली हुकूमतों का जारी बात है। आप तो अभी तक इसको काम कहेंगे क्योंकि इस हुकूमत को आए हुए तो अभी 60 दिन हुए हैं। ये पिछला ही हम रोना है जो अभी तक रो रहे हैं और इस हुकूमत से अब उसकी सफाई की उम्मीद है। अभी अगर आप बात करें इस हुकूमत की कारकर्दगी की तो इसके बारे में अभी इतनी जल्द कुछ कहना मैं समझता हूँ कि वो कबल अज़ वक्त होगा। इनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए ताकि देखें किस सिमत मुल्क जाता है। अभी तो बिल्कुल नया है और जो आते साथ ही जो इन्होंने हालात पैदा किए हैं, इन्होंने ऐसे फैसले किए हैं जो कि अवाम दोस्त नहीं है, जिसको अवाम पसंद नहीं कर रही, लेकिन ये कड़वी गोली थी जो कि हमको पीनी ज़रूरी थी और हमने को लाजमी था। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब ने आने से पहले ये ज़रूर कहा था कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए, और मैं भी समझता हूँ कि अगर आम आदमी से अगर आप दिल की आवाज़ पूछें तो वो भी यही कहेगा कि हमें मज़ीद कर्जा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास जो उन्होंने हमको फैक्ट्स एंड फिगर बिजनेस कम्युनिटी को दिए हैं और आवाम के सामने भी रखे हैं और उन्होंने कहा है कि हम सच बोलेंगे, उसके मुताबिक अगर जो सूरत हाल वो बता रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि IMF के पास जाए बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, इसमें कमी ज़रूर हो सकती है। इसके अंदर हमारे जो मुल्क से बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, जो कि जिसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें और वहाँ पर अब बहुत पोटेंशियल है। इस हुकूमत के ऊपर एतमाद करें और अपना पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू लाएं। इसके अंदर बैंकिंग चैनल को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब आप बताइए कि अगर एक हुंडी के जरिए वही चीज़ आपको महंगे दामों और बगैर किसी सवाल जवाब के मिलेगी और बैंकिंग चैनल के थ्रू उसके अंदर बेहद हर्डल्स आएंगी और उसका रेट भी कम होगा, तो फिर लोग जाहिर सी बात है कि उसको डिस्करेज करेंगे। क्या मराहत मिलनी चाहिए जिसके जरिए बैंकिंग चैनल के जरिए तरसीलात ज़र जो है वो आपके रेमिटेंस ज़्यादा है और रेमिटेंस को बढ़ाया जाए? ओपन बैंक की जानिब से कुछ जी बिल्कुल, स्टेट बैंक, ओपन मार्केट और आपका जो बैंकिंग चैनल का फ़र्क है वो कम होना चाहिए। दूसरी बात ये, उसके सवाल जवाब का चैप्टर जो है वो भी कमी बाकी उसके अंदर होनी चाहिए और उसके जो ऑडिट्स रिपोर्ट्स आती हैं वो उनके साथ ही अगर उनकी कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाए, ना कि उसको 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अगले से पूछा जाए कि भाई ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्यों दिया, कैसे दिया। ये तमाम, क्योंकि आम आदमी मसलन किसी की बूढ़ी माँ है, अब उसको तो नहीं मालूम है कि ये अब जो है वो पेमेंट बेटे ने जारी बात है वहाँ नौकरी की, नौकरी करके 20 से 30 हज़ार दिए या घर की खरीदारी के लिए पैसा आया, तो अब वो इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकती, ना कागजी कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। तो ये तमाम हर्डल्स हैं जिसको इनको आसान बनाने की जरूरत है ताकि पैसा मुल्क के अंदर आए, और पैसा जितना ज्यादा मुल्क के अंदर आएगा उतना हमारे वो कमी वाक़ई होगी। अब डैम के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर, आप देखें पाकिस्तान से मोहब्बत है, लोग डैम के लिए इन्होंने एक आवाज लगाई, लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हर दुनिया में हर मुल्क से, हर शहर से, हर पाकिस्तानी की कोशिश है कि वो अपना कोई ना कोई हिस्सा इसमें जरूर डाले, क्योंकि हर एक के दिल के अंदर पाकिस्तान के लिए दर्द मौजूद है। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान चलता चला आ रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी चलेगा, और उसका रीजन अवाम की मोहब्बत है, पाकिस्तान से प्यार है। अच्छा मेरे साहब, एक चीज़ देखी गई है जो मैंने महसूस भी की है, आपके ही एक ब्रांड है मिज़ान, हर चीज़ मिज़ान में अच्छी लगती है। आप चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं अली दानियाल इंडस्ट्री के, फिर अल मोमिन पैकेजेस भी है, अली इंडस्ट्रीज भी है, प्राचा टेक्सटाइल भी है, आप टेक्सटाइल सेक्टर में भी हैं, स्टील में भी हैं, और बहुत सारे शोबे, शिप ब्रेकिंग, एनर्जी, डेयरी वगैरह। प्राइवेट सेक्टर जो है जिस तरह काम करता है, आप खुद बिजनेसमैन हैं, आपने अपने एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे तरक्की की है, तरक्की की जानिब गामजन के क्या वजूहात हैं कि हमारी जो हुकूमती इदारे हैं, आप PIA देख लें, आप स्टील मिल देख लें, आप रेलवे देख लें, आप वापडा देख लें, एक वाइट एलिफेंट बने हुए हैं, उनकी नचकारी करना भी मुश्किल है इस वक्त ये सूरत हाल है, और उनका जो है वो उस वक्त जो है अगर आप देखा जाए तो अरबों रुपए जो है वो उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं उनको सिर्फ चलाने के लिए। तो क्या वजूहात है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंडस्ट्री तो तरक्की कर रही है, लेकिन हुकूमती इदारे जो इतने बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं, अरबों करोड़ों रुपए तनख्वाहों पे खर्च हो रहे हैं हुकूमती सतह पर, क्या उनके पास इस तरह के दिमाग या इस तरह के वसाइल नहीं है कि वो जिस तरह आप लोग तरक्की करते हैं वो अपनी हुकूमती इदारों को भी जो है वो आगे परवान चलाएं? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर बात आता है कि आपकी नीयत कैसी है। दूसरी बात यह कि हमारे पाकिस्तान के कवानीन कैसे हैं। तीसरी चीज़ ये कि अगर एक बंदा काम नहीं करता
आप उसको फारिग, जिस तरह हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप उसको एक शोकाज नोटिस देते हैं और आप उसको फारिग कर देते हैं, उसके बाद कोई सिफारिश उसको वापस नहीं ला सकती। और एक बंदे में जहां अगर एक मशीन के ऊपर एक आदमी की ज़रूरत है, वहाँ 3 आदमी नहीं इकट्ठे किए हुए हैं। इसके अलावा एक वॉलमैन की सैलरी जो है, जिसका काम सिर्फ वॉल खोलना है, उसकी तनख्वाह 80,000 या 1,20,000 नहीं है। एक ड्राइवर की सैलरी जो है वो 70,000 रुपये तक नहीं पहुंची हुई है। आप देखें कि इसके अंदर दोनों का कसूर है, एक तो मैनेज करने वालों का और दूसरा जो उसको खा रहे हैं उनका। इसकी वजह से इदारे भी बंद हो गए और वो कमज़ोर हो गए और उनके ऊपर काम नहीं हो सका। तबाही के इदारे पर इस वक्त तो ज़रूरी है कि हम इस सिलसिले के अंदर काम करें। आपने पीआईए की बड़ी अच्छी मिसाल दी, मैं इसमें आपके तवज्जो से एक तजवीज़ देना चाहूँगा पीआईए के मामले में कि ठीक है, अगर आज पीआईए में नुकसान है और अगर आज फ्लीट हैं, तो आप एक काम कीजिए कि पीआईए को एक और इदारा बनाइए, पीआईए ईगल के नाम से या किसी भी नाम से एक और खोला जाए और उस फील्ड के अंदर इंटरनेशनल रूट्स चलाए जाएं। इसके 2 पार्ट कर दिए जाएं, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल, ताकि इंटरनेशनल रूट्स जो हैं वो मुतासिर ना हों और उसको आपस में लिंक कर दिया जाए कि आपकी जो फ्लाइट है वो ट्रांसफ़र हो सके। अभी भी अगर आप ये की मिसाल लें कि जो इंटरनेशनल मुसाफिर बाहर से आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होते आपके डोमेस्टिक रूट्स के ऊपर, तो इसको कुछ अरसे के बाद इसको रिवाइवल करने की ज़रूरत है। एक नया इदारा बने और जो इसके काबिल लोग हैं उसको उसके अंदर नए सिरे से भर्ती किया जाए, उसके नए कवानीन हो, ताकि इस इदारे को नए फ्लरिश होने का मौका दिया जाए, उसके अंदर नए त्यारे लाए जाएं, नई जान नई रूह फूंकी जाए। अगर आप उसी बीमार इदारे को चलाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ फिर वही हर्डल्स पेश आएंगे कि इनको नौकरी से मत निकालें, इनको ये करें, इनको वो करें, इनको और मराद दें। जाहिर बात है एक नया इदारा होगा, एक नई चीज़ होगी तो उसकी फ्लरिश होना बड़ी आसान होगा। उसके अंदर आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आप उनको ले सकेंगे, नए फ्लीट्स होंगे। जिस तरह से अगर आज एक कोई नई कंपनी अपना लेके आती है, जहाज़ लेके आती है, तो वो एक अच्छे अंदाज में चलती है और जो पुरानी है वो ख़त्म होती चली जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी रिवाइवल आएगा। जब उसमें चाम नहीं रहेगा तो एक उसका अल्टरनेटिव ज़राए पैदा हो जाएंगे और वो आपस में लिंक होकर डोमेस्टिक का रूट भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा और इंटरनेशनल रूट्स भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि ओवरऑल सिनेरियो के अंदर उसके अंदर लॉस है तो आप उसमें मजीद पैसा नहीं लगाते, लेकिन एक नए इदारे को जान बख्शने के लिए, जबकि आपके पास CA का इदारा मौजूद है, सिविल एविएशन अथॉरिटी मौजूद है, जिस तरीके से प्राइवेट अगर आज एक कंपनी नहीं खुलती है, जिस तरह से अभी आपने मिसाल दी, तो वो कामयाब होने के लिए 3 से या 4 उससे काम चलाती है। तो आपके पास तो हुकूमत की मशीनरी है, आप तो ज्यादा उससे काम चला सकते हैं और अच्छे काबिल लोगों को ला करके उसको कामयाब इदारा बना के, बल्कि ना सिर्फ वो कामयाब कर सकते हैं, डोमेस्टिक रूट्स को भी आप कामयाबी दे सकते हैं। ये मेरी एक तजवीज़ थी जिससे कि ना सिर्फ पीआईए फ्लरिश हो सकती है, पीआईए बन सकती है, वरना फिर वही केस होगा, हड़तालें होंगी, हमें निकाला जा रहा है, हमें किया जा रहा है और इदारा वहीं का वहीं रह जाएगा और 5 साल के भी गुजर जाएंगे। सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जी, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को इस पे कोई खदशात हैं क्या? सीपेक विन विन सिचुएशन होगी पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए? क्या सीपेक जो है उसकी वजह से एक अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, हमसाया मुल्क भारत नहीं चाहता, अफगानिस्तान है और दीगर ममालिक है, उनके साथ भी ज़रा तनाव का सिलसिला है। खासतौर पर अमेरिका के साथ देखा जा रहा है कि अमेरिका का जो है इसमें, चाइना के बाद सऊदी अरब ने भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो हामी भरी है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रही है इसके ज़रिए। पाकिस्तान की बिजनेस कमेटी क्या सोच रही है इस बारे में? हमारे दिल में बिल्कुल खदशात मौजूद हैं सीपेक को लेते हुए, क्योंकि अभी तक का जो उसके अंदर काम हुआ है उसके अंदर पाकिस्तानी इदारों ने और पाकिस्तानी लोगों ने उसमें इतना काम नहीं किया है जितना चाइनीज़ लोगों ने आके किया है। अब इसको चाइना का आप वो नहीं कह सकते, इसको पूरे खित्ते का आप संग मील कह सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि ये सीपेक का ये काम हो। लेकिन इसके अंदर ज़रूरी है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो लेबर्स हैं, उन लोगों को काम मिले, बलूचिस्तान को उसका हिस्सा मिले और यहाँ पर नई सनतें वो लगाई जाएं जो कि पाकिस्तान बेस हों। अभी आप देखें कि आपकी जो भी चीज़ आ रही है वो चाइना से आ रही है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान ने तो अपने दिल बड़े किए, अपने दरवाजे बड़े किए, हालांकि ये छोटा गरीब मुल्क है और उसका हमसाया भी लगता है और अपने दोस्ती का भरम भी पाकिस्तान शुरू से निभाता है। चाइना ने भी निभाया है, लेकिन पाकिस्तान ने काफ़ी वसी दिल के साथ इसको निभाया और अभी भी निभा रहा है। अगर आज कोई चाइनीज़ इन्वेस्टर या चाइनीज़ बिजनेसमैन पाकिस्तान आना चाहता है तो उसको ऑन अराइवल फ्री वीज़ा है, उसको कोई पूछगछ नहीं है, उसके लिए कोई लेटरबाजी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बायलैटरल देखें कि अगर हम चाइना के साथ कोई ट्रेड करना चाहते हैं, अपनी चीज़, जिस तरह से भी आपने एक्सपोर्ट की बात की, अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी मसनूआत, हमारा सबसे करीबी हमारा दोस्त भी है और हम उसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं रॉ मटेरियल की बात के अंदर, तो वो चाइना के बॉर्डर्स लगते हैं।
लेकिन हमारी ट्रीटी उनके साथ ऐसी नहीं है। हमारा वीज़ा इस कदर हर्डल्स है, हमारे लोगों को वीज़ा नहीं मिलता, वहाँ से काम नहीं होता, कारोबार नहीं होता, और जिसकी वजह से वो लोग तो आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, हम लोग आसानी से वहाँ नहीं जा सकते। इस CPEC का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होना चाहिए था, इसकी बिजनेस कम्युनिटी को होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इस पर हुकूमत को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ताकि दोनों तरफ माबीन एक जैसे ताल्लुकात। तो अगर आप उनको कोई ट्रीटी दे रहे हैं तो उनको भी आपको वैसी ट्रीटी साइन करनी चाहिए। दूसरी बात ये जो सनतें लगें, जिस तरह से अगर आप UAE में देख लें, अगर आप सऊदी अरब में देख लें, कतर में देख लें, इन तमाम ममालिक के अंदर जमीन आपकी नहीं रहती, आपको कफील का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि पाकिस्तानी आपको वेंचरर लाजमी चाहिए, या आपको वहां का वेंचरर लोकल वेंचरर के बगैर आप नहीं, उसकी 51% शेयरिंग रहेगी, जमीन आपकी नहीं हो सकती, काम करेंगे ताकि आप यहाँ के लोगों को रोजगार दें। आप बिल्कुल इस BOT बेसिस के ऊपर जिसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट हो और पाकिस्तानी लोगों का लैंड आपकी रहे, लैंड उनकी नहीं होनी चाहिए, उसके मुताबिक आप काम करें तो फिर इसमें काम हो सकता है। लेकिन इसको खुला छोड़ दिया गया। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बिजनेस कम्युनिटी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। इन्होंने भी, असद उमर साहब ने भी, जब ये गवर्नमेंट में नहीं थे, इन्होंने इस बात की तरफ भी कई दफ़ा, अगर आप इनकी स्पीचेस सुने तो इस बात की तरफ उन्होंने कहा था कि भाई ये चीज़ें हम इसको रोकेंगे और इससे मुल्क की मईशत को हम बढ़ाएंगे और उसको बढ़ने की ज़रूरत है। CPEC हमारी शारक की हैसियत रखता है, लेकिन शारक के साथ साथ हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। CPEC पाकिस्तान के लिए शेयरों की हैसियत रखता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मियां साहब, एक बहुत बड़ा अलमिया टैक्स चोरी मुल्क में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो आबादी है उसके हिसाब से गरीब आदमी तो बिजली के बिल पे भी टैक्स दे रहा है, गैस के बिल पे भी दे रहा है, खाने पीने की अशिया पे भी दे रहा है। लेकिन एक तबका ऐसा है, मराद याफ्ता तबका, जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, उनकी टैक्स की जो शरह है वो आप कहाँ देखते हैं? क्या बिजनेस कम्युनिटी आप समझते हैं कि अपना पार्ट प्ले कर रही है इस सिस्टम में? नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त आप देख रहे हैं कि फालूदा वाला, रक्शे वाला, महकमा सेहत से वाबस्ता, और अभी रिसेंटली एक नया केस आया कि 4 साल कबल इकबाल अराई साहब जो इस दुनिया से वफात पा चुके हैं, उनके अकाउंट के अंदर 4 अरब 60 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन भी है। ये पैसा, काला धन जो गवर्नमेंट पकड़ रही है, ये क्या है? बहुत अच्छा आपका सवाल इसमें आपने किया। सबसे पहली चीज़ आपने बोला कि भाई टैक्स क्या, हर टैक्स चोरी होती है, हर कोई क्यों होती है? मेरा आपसे सवाल है, क्यों होती है टैक्स चोरी? कोई भी चीज़ चोरी जब होती है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो, जब उसके अवामिल इस कदर सख्त हों या उसके अंदर इतने फ्लॉज हों कि वो चोरी हो सकते हों। तो फिर दुबई में क्यों नहीं होती? कभी आपने सुना कि दुबई के अंदर टैक्स चोरी होता? 5% लेते हैं, इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, एक फिक्स एक अमाउंट है, हर शख्स खुशी से देता है क्योंकि टैक्स की शरह इतनी कम है कि चोरी करने जाएगा तो उसमें से क्या बचाएगा? वो हर कोई देना चाहेगा। वो इतना आसान है कि आपको कोई फॉर्म भरने की, कोई वहां जाने की, कोई आपको गिरफ्तारी करने की, कोई 16-17 किताबें भरने की जरूरत नहीं। मैंने जिस तरह से उसकी रेमिटेंस की बात की, इसी तरह मैं इसकी भी बात करूंगा। इतने इदारे हैं। अब आप देखिए कि आप कहते हैं कि टैक्स के इदारे हैं, जितना आप इंपोर्ट करेंगे, आज भी मार्केट कमेटी फीस चल रही है। ये 1752 के अंदर मार्केट कमेटी फीस थी, वो आज तक खत्म नहीं हुई। किस बात की मार्केट कमेटी फीस है? उसका एक पूरा इदारा चल रहा है, उस इदारे को चलाने के लिए एक अवामिल लगे हुए हैं। वो क्या काम है उसका? मार्केट कमेटी फीस का, फिर ट्रेड लाइसेंस फीस है, फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स है। जब हुकूमत इन तमाम टैक्सेस को एक करे ताकि पता लगे कि आप कितने टैक्सेस लेते हैं, उसको आसान बनाए, उसको टैक्स की शरह को कम करे, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ाए। हम कहते हैं चीज सस्ती करें, ज्यादा लोगों तक जाएगी, चीज महंगी करेंगे, कम लोगों पे जाएगी। तो ये तो हुकूमत का काम बनता है कि उसको आसान, सहल और इतना कर दे कि ज्यादा लोग उसको दें। यार 5% का टैक्स मुझे क्या तकलीफ देता, मैं देता हूं। आपने दूसरा सवाल ये किया कि आम आदमी और जो बंगले वाला जो दूसरा है वो टैक्स नहीं देता और आम आदमी देता है। ये बिल्कुल गलत एक कॉन्सेप्ट है। हमेशा आप लोग ये बात कहते हैं, मैं हमेशा इसकी तरदीद करता हूँ। बच्चा पैदा होता है ना, वो तो ना अमीर का है, ना गरीब का है, ना छोटे का, ना बड़े का है। जब वो पैदा होता है तो तब भी वो टैक्स अदा करता है। उसका जो हॉस्पिटल का बिल है, अगर आप उसको देख लेंगे, उस पर भी वो टैक्स अदा कर रहा है। जो उसके लिए दूध का डब्बा आता है उस पर भी वो टैक्स अदा कर रहा है। डायपर आते हैं उस पर भी टैक्स अदा कर रहा है। जिस गाड़ी में बैठ के आता है उसकी गाड़ी के पेट्रोल में भी वो टैक्स अदा कर रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। कितने परसेंट? 100%। मैं कहता हूं 100%। कोई भी अच्छा पेट्रोल लेने जाएंगे, जितना मराद याफ्ता तबका है वो सब टैक्स दे रहा है। आप कहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि टैक्स बिल्कुल ही नहीं आता।
मैं कहता हूं कि शुरू से लेकर आखिर तक एक पर्सन है, मियां साहब एक पर्सन है, एक परसेप्शन देखें आप पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन का क्या है? टैक्स मैंने आपको अर्ज किया, जब अच्छा एक आदमी जो टैक्स अदा नहीं करता वो कहता है यार तुम किस झंझट में पड़े हुए हो, तुम टैक्स देते हो और हम टैक्स नहीं देते। देखो हमें कोई नोटिस ही नहीं आता, हम आराम से आते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, फलाने की चीज फलाने को बेची, आराम से 2 पैसे जेब में ले, कैश लिया अपना। आज भी पावर ऑफ अटॉर्नी पे जो है वो प्रॉपर्टीज रखी हुई है। वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना। तो अब इस वक्त मुश्किल में कौन आया? जो टैक्स देता है। जब तक आप उसकी मुश्किलात खत्म नहीं करेंगे, लोग इस तरफ अपने आप को तरजीह नहीं देंगे कि भाई ये, क्योंकि वो उसको दुखी देखता है, वो उसके खिलाफ वारंट देखता है, वो उसके खिलाफ डेली नोटिस देखता है, वो उसके साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस देखता है। वो कहता है यार इस बंदे ने काम किया, इसने टैक्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराया, देखें वो कर क्या रहा है, और हमने ना रजिस्टर कराया तो हम कितने सुखी हैं। तो ये जो आपस का डिफरेंस है, जब तक आप इसको कम करें टैक्स कल्चर अपने आप बढ़ जाएगा। उसको जरूर वो है, देखें हर जगह के ऊपर चोर बाजारी अपनी जगह पर है, ये बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं कि टैक्स की चोरी होती है। टैक्स की चोरी को जिस तरह स्मगलिंग का माल वो तब आता है जब आप रेट इस कदर बढ़ा देते हैं, रेट कम हो जाए तो उस चीज स्मगल होना खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर आप टैक्स का कल्चर एक दफा कम करके तो देखें, आप देखें इसको आसान बना के तो देखें, हर बंदा दे देगा। आप हर बंदे की सतह तक तो लाएं, वो ना दे फिर आप उसकी तरफ पकड़े, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ाएं, आपका टैक्स नेट बढ़ जाएगा। अभी कितने लोग देते हैं? 10 लाख लोग, 8 लाख लोग, इसमें आधे तो सैलरी बेस है, तो बाकी टैक्स कौन दे रहा है? लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है हर मद के अंदर, सेल टैक्स की मद के अंदर, उसकी मद के अंदर, इसकी मद के अंदर। तो लिहाजा इसको एक इक्वलाइज करने की जरूरत है। सेसी है, दूसरा है, ईओबीआई है, ये इदारे खत्म हो चुके हैं। इनकी जगह के ऊपर आपको प्राइवेट कार्ड देने की जरूरत है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां देने की जरूरत है, ताकि ये काम चले। सेहत का शोबा, तालीम का शोबा हुकूमत के पास रहना चाहिए, ना कि ये प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। आप कनाडा जैसे मुल्क में देखें, आप जितने तकी याफ्ता ममालिक हैं, तालीम एक ऐसा शोबा है जो आदमी ने अपने पास रखा हुआ है। आप अपनी नस्ल को क्या दे रहे हैं? हर किसी की कोशिश होती है कि मैं अच्छे स्कूल के अंदर जाके दाखिला करवाऊं। वो क्यों नहीं जाना चाहता गवर्नमेंट स्कूल के अंदर? करिकुलम एक क्यों नहीं होता? फीस एक क्यों नहीं होती? प्राइवेट है तो प्राइवेट करे, उसको गवर्नमेंट रिबेट दे, उनसे तो फीस ना ले, चाहे वो अमीर का बच्चा है चाहे वो गरीब का बच्चा है। इसको एक सिस्टमेटिकली उसके अंदर आना चाहिए। स्कूल जो है वो घरों में खुले हुए, ये बिल्कुल गलत चीज है। स्कूल एक बिल्डिंग, एक इमारत में होने चाहिए। तो कारोबार है, तो वो कारोबार, जब तालीम कारोबार बन जाएगी तो नस्लें क्या करेंगी? हो जाएंगी। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मियां मोहम्मद साहब के साथ सुना और हम बड़े मशहूर हैं, इन्होंने अपना बड़ा कीमती आरा से हमें बताया कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स कर दी जाए तो लोग खुशी से टैक्स देंगे। टैक्स के निज़ाम को सहल और आसान बनाने की ज़रूरत है। अगर आप उनको 20-50 सफ़हात पे मुश्तमिल एक लंबा सा सिस्टम दे दें कि जी ये भरें, ये पेपर भरें, एक आम आदमी को इसकी समझ नहीं आती कि वो किस तरह जो है वो इसको हल करे मसले को। अगर हुकूमत चाहती है, मौजूदा हुकूमत चाहती है कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो, उससे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान की आवाम को मराद देनी होगी। उसको टैक्स कल्चर को फ़रोग देने के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम देने होंगे। उन्हें बताना होगा कि भाई ये तरीका है और इतना आसान कर दिया गया है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। मियां साहब ने बताया कि पाकिस्तान एक जो है वो ज़रई एग्रीकल्चर कंट्री है। उसकी एग्रीकल्चर मसनूआत को फ़रोग देने की ज़रूरत है, जिससे पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल कम हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो हैसल्स हैं, जो बिजनेस कमेटी के ऊपर बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे इदारे हैं। अब मार्केट कमेटी है, जैसे अभी मियां साहब ने जिक्र किया कि मियां मार्केट कमेटी किस चीज़ की जो है फीस लेती है। इतने पुराने सिस्टम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिजनेस कम्युनिटी की मुशावरत से जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है उसके साथ मिल के काम करने की ज़रूरत है। FPCCI समेत दीगर तजारती, कराची चैम्बर समेत लाहौर चैम्बर, जितने चैम्बर्स हैं, मेरे ख्याल में 48 चैम्बर्स हैं मियां साहब, 48 चैम्बर्स और 96 एसोसिएशन है पाकिस्तान की, उनके नुमाइंदगान के साथ बैठ के हर महीने फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस असद उमर साहब को चाहिए कि वो उनके नुमाइंदगान के साथ बैठ के इस मामलात को देखें कि पाकिस्तान में टैक्स कल्चर को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को किस तरह फरोग दिया जा सकता है, बिजनेस कम्युनिटी को जो हैसल्स हैं, जो दुश्वारियां हैं, EOBI समेत, CC समेत और दीगर इदारे हैं, जो दीगर एजेंसियां हैं, उनको ख़त्म किस तरह किया जा सकता है। पाकिस्तान में पानी की किल्लत के लिए ख़त्म करने के लिए डेमो का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी समेत
बैरूनी मालिक में मुकीम पाकिस्तानी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारा दरीना फर्ज भी है कि हम अपने मुल्क के लिए उसको कुछ बैक करें। हम किसी भी कंट्री में हो, लेकिन हमारी रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। अपने होस्ट महबूब शेख को, मियां मोहम्मद अहमद साहब को इजाज़त दीजिए। आप हमें बताइएगा कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर क्या कमी लगी, अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। I'm Marina Qureshi, a candidate for City Council Ward 5. I'm here to support my community and reach out with them and become your voice. Your voice is very important to me. I'm born in Toronto, Ontario, and I live in City Mississauga. Back in 1990, I have moved, and I still live here. Now, I want to get back to my community with my strong leadership, with my experience in a post-secondary institution and numerous organizations with the hearts of Mississauga. With my experience, I can pull off to be a very good leader and help you with any issue that you have. And hopefully, you can go to my website at marinaqureshi.ca and see what my platform would be, what my issues are, to help you guys with your tax dollars and my budgets that we're going to help sustain our city Mississauga budgets, and also reduce the property tax and hiring more police officers to reduce crime rates, and also having a better transit system. So hope to go to that website with more information that how I'm going to plan to help City Mississauga at Ward 5, Britannia Woods and Malton area, and go to my website at marinaqureshi.ca, and hope to see you at October 22nd, and see you there, and I hope to earn your votes. Thank you. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Good afternoon, Brampton. My name is Prabja Grewal, and I'm running for Regional Councillor for Brampton Wards 3 and 4. As housing tax continues to rise, it is becoming increasingly difficult for younger people to own homes. As Canada's 9th largest city, we should be a city consisting of more than just homes. We need more commercial land, more businesses, more industrial land, so we can bring down the housing tax while introducing more jobs here in Brampton. Let's take care of the economy so the economy can take care of Brampton. My name is Prabja Grewal, and I'm running for Regional Councillor for Brampton Wards 3 and 4. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams.
पानी हयात है। पाकिस्तान के आबी ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो चुके हैं। हम अपने आने वाली नस्लों को पानी से महरूम नहीं होने देंगे। आएं, कल के पाकिस्तान की खातिर आज निकलें और डैम की तामीर में अपना हिस्सा डालें। 21 अक्टूबर चांदनी विक्टोरिया हॉल में तमाम पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी से ये अपील है कि कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए डैम फंड रेजिंग को कामयाब बनाएं। ये एक कौमी फरीजा है। क्या जमाना आ गया है, न मोहब्बत रही न चीजों में लज्जत। हाँ बाबूजी, सब कुछ बदल गया। दुरुस्त। बस ये नहीं बदला कि एक रस्क बचपन में छीन छीन कर खाता था। माशाअल्लाह, वही खूबी वही लज्जत। बरखुरदार। लीजिए, हाजिर है केसीबी केक रस्क। शुरू से अब तक एक सी लज्जत। केसीबी केक रस्क।